चलो आज हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कैसे हमारी लाइट जो है, लाइट रेज या पल्स जो है प्रोपोगेट होती है ऑप्टिकल फाइबर के केबल्स में। ठीक है। तो उसके उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? बेसिकली जब भी कोई लाइट रे, कोई भी रे हमारी प्रोपेगेट करती है डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम, अगर कोई लाइट हमारी प्रोपेगेट करती है या रिफ्रैक्ट करती है, तो वो क्या करती है, अपने नॉर्मल से अवे हो जाती है। जब भी डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अवे हो जाती है, यानी कि बेंड हो जाती है। ठीक है। इस नॉर्मल से बेंड हो जाती है, और इस बेंड होने जब बेंड होने लगती है तो इसका फायदा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस में साइंटिस्ट ने उठाया। उन्होंने क्या किया, जो इंसिडेंट एंगल है आपका, इंसिडेंट एंगल को वो इंक्रीज करते गए, इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करते गए, तो ये लाइट बेंड होती गई और एक ऐसी पोजीशन आ गई जब ये मैक्सिमम 90 डिग्री आ गई। मतलब इस मीडियम में, जो रेयर मीडियम था, उसमें ट्रेवल ही नहीं करने लगी रेज, और 90 डिग्री एंगल पे आ गई। और उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने, जैसे ही एंगल, अगर आप इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे, तब क्या हो जाएगा, वो आपकी जो रेज है दूसरे मीडियम में ना जाके उसी मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ, लाइट एक मीडियम, डेंसर मीडियम से चली थी, और इसकी डेंसर टू रेयर मीडियम के बाउंड्री से टोटली रिफ्लेक्ट हो गई। डेंसर डेंसर और रेयर मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होके वापस डेंसर मीडियम में आ गई। ठीक है। तो जो वो क्रिटिकल एंगल क्या हुआ, ये थीटा सी वो क्रिटिकल एंगल है जहां पे लाइट आपकी टोटली उसी एंगल पे, यानी कि उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होने लगे। ठीक है। तो उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब अगर हम इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाएंगे, इंसिडेंट एंगल, ये सपोज हमारा थीटा वन इंसिडेंट एंगल है, और ये हमारा कोई ग्लास मीडियम है, और ये हमारा कोई एयर मीडियम है। ठीक है। एयर मीडियम है और ये ग्लास मीडियम है, उसका ये बाउंड्री है, एयर और ग्लास मीडियम की बाउंड्री है। ठीक है। तो अगर इंसिडेंट कोई रेज हम यहाँ से प्रोपोगेट कराते हैं, तो उसका इंसिडेंट एंगल, इस नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल क्या हुआ, थीटा वन हुआ। ठीक है। तो अब अगर इस थीटा वन से जैसे ही ये लाइट रे ट्रेवल करेगी, तो जो दूसरे मीडियम में जाएगी, तो उस नॉर्मल से क्या होगी, वो बेंड हो जाएगी। बेंड हो जाएगी किससे, इस, मतलब इसमें इस नॉर्मल से अवे हो जाएगी। ठीक है। तो यानी कि इस डायरेक्शन में ऐसे बेंड हो जाएगी। अब कहने का मतलब ये, अगर हम इंसिडेंट एंगल बढ़ाते हैं, ये जितना ही एंगल बढ़ाएंगे ये एंगल हमारा बढ़ता जाएगा, ये एंगल बढ़ाएंगे तो हमारा ये एंगल थीटा टू भी बढ़ता जाएगा। और एक ऐसी पोजीशन आएगी जब इस मीडियम, यानी कि एयर मीडियम में लाइट रे नहीं रहेगी और वापस इस एंगल पे आ जाएगी, यानी कि डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे एंगल को, जो मैक्सिमम एंगल क्या है, मैक्सिमम एंगल है जब 90 डिग्री पे आ जाए, ये एंगल 90 डिग्री हो जाए थीटा टू, और तो उस एंगल, इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, उस एंगल को, इंसिडेंट, उस समय जो इंसिडेंट एंगल होगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। मींस क्रिटिकल एंगल के आगे, क्रिटिकल एंगल के नीचे लाइट एयर में ट्रेवल करेगी, और क्रिटिकल एंगल जैसे ही से ज्यादा पे लाइट क्या होगी, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी आपके डेंसर मीडियम में, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी आपके डेंसर मीडियम में। तो ये एंगल हमारा इंसिडेंट एंगल, जब 90 डिग्री पे आपका रिफ्रेक्ट, ये एंगल 90 डिग्री हो जाए और इंसिडेंट, उस समय इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल एक बेसिकली एक ऐसा एंगल है जहां पे आपकी रेज टोटली बेंड हो जाती है 90 डिग्री पे फ्रॉम द नॉर्मल ऑफ द डेंसर मीडियम, नॉर्मल ऑफ द डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है। या नॉर्मल ऑफ द रेयर मीडियम बोल सकते हैं, नॉर्मल ऑफ द रेयर मीडियम। ठीक है।
तो उस पोजीशंस को, उस थीटा को बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं क्या, क्रिटिकल एंगल। बात समझ में आई? तो यही पूरा कहानी लिखा हुआ है। अगर इसमें सपोज अगर इसका अच्छा देखो, ग्लास का डेंसर है यानी कि उसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है, और एयर एयर हमारा रेयर मीडियम है, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो सपोज म्यू 1 आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और म्यू 2 आपका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। क्या सपोज किया है? सपोज किया है म्यू 1 आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और म्यू 2 आपका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि डेंसर मीडियम कभी तभी बोलते हैं जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, डेंसर मीडियम तभी बोलते हैं। तो ऐसे में जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम, ठीक है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। एयर का जैसे सबको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1.33 के अप्रोक्सीमेट होता है डिपेंडिंग ऑन द ग्लास, बट ये अप्रोक्सीमेट 1.33 ही होता है, ठीक है। यानी कि ये म्यू 1 आपका ज्यादा है और म्यू 2 आपका कम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो साइन थीटा 2 इक्वल्स टू म्यू 1 अपॉन म्यू 2 साइन थीटा 1, साइन थीटा 2 म्यू 1 अपॉन म्यू 2 साइन थीटा 1 यही होगा। यानी कि इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं स्नेल्स लॉ को, क्या? म्यू 2 साइन थीटा 2 म्यू 2 साइन थीटा 2 म्यू 2 साइन थीटा 2 इक्वल्स टू म्यू 1 साइन थीटा 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनटू इंसिडेंट एंगल, ठीक है। एंगल साइन का फॉर्म में एंगल, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं साइन थीटा 2 इक्वल्स टू म्यू 1 अपॉन म्यू 2 साइन थीटा 1, साइन थीटा 1, ठीक है। अब अगर ये इसमें देखो ये लिखा हुआ है आल्सो म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2, इट मींस म्यू 1 मीडियम इज द डेंसर मीडियम एंड म्यू 2 इज द रेयर मीडियम, ठीक है। म्यू 1 इज द डेंसर मीडियम एंड म्यू 2 इज द रेयर मीडियम। तो वही अगर एंगल बढ़ाते जाएंगे हम लोग तो एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी जहां पे हमारा जो रेज है वो 90 डिग्री पे आ जाएगी और टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी अपने थीटा 1 इक्वल टू थीटा सी। थीटा 1 जब हमारा थीटा सी यानी क्रिटिकल एंगल पे होगा तो थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। थीटा 2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। यानी कि जब हमारा ये थीटा 1 है, थीटा सी है, तब थीटा 2 की वैल्यू क्या है हमारी? 90 डिग्री हो गई। थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। व्हेन थीटा 1 इक्वल टू थीटा सी, यानी कि थीटा 1 इंसिडेंट एंगल जो हमारा क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया, तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। इस पोजीशन पे स्नेल्स लॉ को हम लोग यूज करते हैं, तो म्यू 1 थीटा 1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू म्यू 2 साइन थीटा 2, यही था ना? म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू म्यू 2 साइन थीटा 2, ठीक है। तो म्यू 1 साइन थीटा 1 हमारा क्रिटिकल एंगल हो गया, थीटा सी हो गया, थीटा सी की वैल्यू हो गई, और थीटा 2 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये हमारा म्यू 2 रह गया। यानी कि म्यू 1 साइन थीटा सी इक्वल्स टू म्यू 2, म्यू 1 साइन थीटा सी इक्वल्स टू रह गया हमारा म्यू 2। तो साइन थीटा सी इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? म्यू 2 हमारा 1 है। हाँ विकास यादव, रेज योर हैंड, ठीक है, अभी पूछ लेना जो भी क्वेश्चन। तो म्यू 2 हमारा 1 है, एयर है क्योंकि, ठीक है। तो और तो हमने क्या म्यू 1 को म्यू लिख दिया, तो साइन थीटा सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, साइन थीटा सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, साइन थीटा सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो ये आपका क्रिटिकल एंगल हो गया, साइन थीटा सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो क्रिटिकल एंगल आपका क्या है? साइन थीटा सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं
अब इसका कैसे यूज करते हैं, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कैसे यूज करेंगे हम लोग किसमें, ऑप्टिकल फाइबर में, वो बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन यानी कि किस एंगल से हम लोग प्रोपोगेट करें कि लाइट हमारा ऑप्टिकल फाइबर के मीडियम में प्रोपोगेट हो जाए, रिफ्रैक्ट ना हो। ऑप्टिकल फाइबर के मीडियम में प्रोपोगेट हो जाए, रिफ्रैक्ट ना हो, वो कैसे हो सकता है, वो हमारा क्रिटिकल एंगल यूज करने से हो सकता है। सपोज ये हमारा, सपोज हमने एक कोर है नीचे, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक कोर होता है उसके ऊपर क्लैडिंग होती है, एक कोर होती है उसके ऊपर क्लैडिंग होता है, और उसके ऊपर जो थर्ड लेयर होती है वो जैकेट लेयर कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जैकेट लेयर बोलते हैं। थर्ड लेयर को जो बोलते हैं वो जैकेट लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, सपोज यहाँ पे n1 लिखा हुआ है, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ठीक है, ये एक एक करके स्टूडेंट्स क्यों आ रहे हैं वेटिंग। ठीक है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। सपोज क्या किया है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर सबसे मिडिल पार्ट में होता है, सबसे अंदर होता है, उसके बाद क्लैडिंग होता है, उसके बाद जैकेट होता है। ठीक है, जैकेट का काम क्या होता है, जैकेट का काम होता है इन दोनों लेयर्स का प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, फिजिकल डैमेज ना हो, वेदर का डैमेज ना हो, उससे हमारा जैकेट हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जो सबसे ऊपर लेयर होती है। उसके जो बीच में लेयर होती है, उसके नीचे, जैकेट के नीचे, उसको बोलते हैं क्लैडिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं क्लैडिंग। और सबसे अंदर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं कोर। ठीक है, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। अभी हम लोगों ने ये माना हुआ है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए होगा, अब हमें ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए होंगे, दोनों के ऐसे सबस्टेंस चाहिए होंगे कि इस पॉइंट पे हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होना चाहिए। और चेंज कैसा होना चाहिए, यानी कि अब हमारा जो रे प्रोपोगेट करेगी वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे क्या किया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने इस रे को डेंसर, ये ग्लास हमारा डेंसर मीडियम था और एयर हमारा रेयर मीडियम था। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा, ये अगर कोर है, ये अगर पोर्शन हमारा कोर है ग्लास, तो एयर जो है हमारा ये क्लैडिंग है, क्लैडिंग हो जाएगा। यानी कि अगर इसको कोर और क्लैडिंग बनाना है, इस बाउंड्री कंडीशंस को, कोर एंड क्लैडिंग की बाउंड्री कंडीशन अगर बनाना है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा रखना पड़ेगा और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखना पड़ेगा, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखना पड़ेगा, तभी इसकी बाउंड्री से हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल सकता है, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल सकता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्या किया जाता है, सेम क्या किया जाता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा रखा जाता है इन कंपेरिजन टू क्लैडिंग, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखा जाता है, ताकि हमारी रे, रेज जो है यहाँ से क्या करे, यहाँ से जो प्रोपोगेट हो, ताकि हमारी रेज जो प्रोपोगेट हो वो पहले डेंसर मीडियम में प्रोपोगेट करे, और फिर जो रिफ्लेक्शन हो हमारा वो डेंसर टू रेयर मीडियम के बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो, डेंसर टू रेयर मीडियम पे हमारा क्रिटिकल एंगल बने और वहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट तो क्रिटिकल एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो बाहर से हम जो रेज दे रहे हैं उसका इंसिडेंट एंगल चेक करना पड़ेगा, उसका इंसिडेंट एंगल चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सपोज किया देखो, सपोज एक रे हम जो डॉटेड बना हुआ है, डॉटेड पोर्शन है, सपोज एक रे यहाँ से हम लोगों ने इस जो ये एक्सिस है, ये कोर की एक्सिस है, ये जो
लाइन बनी हुई है, डॉटेड लाइन, ये हमारी कोर की एक्सिस है। तो इससे सपोज ये थीटा टू एंगल बन रहा है, सपोज ये थीटा टू एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही इस रेस में थीटा टू एंगल पे डालेंगे तो ये हमारी कोर पे अब इंटर करेगी, यानी कि पहले हमारा डेंसर मीडियम था, ठीक है, डेंसर मीडियम था। अब ये हमारा क्या है, अब ये हमारा पहले ये यहाँ पे एयर है, यहाँ पे कोई ग्लास या कोई प्लास्टिक होगा, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। तो ये हमारा अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर है यानी कि डेंसर है, ये सॉरी रेयर है, और ये डेंसर है, कोर हमारा डेंसर है, ठीक है। देखना बहुत कायदे से ध्यान देना यहाँ पे अभी इस पोजीशन में क्या है, इस पोजीशन में हमें क्रिटिकल एंगल बनाने के लिए हमें यहाँ की एंगल, ये इंसिडेंट एंगल हमें देखने पड़ेंगे, ये एंगल देखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें लाइट प्रोपोगेट कराना है, लाइट यहाँ से प्रोपोगेट कराना है, इंसिडेंट करानी है, एक प्रकार से देखें तो। अगर अब हमारी एक्सेस क्या है, हमारी ये कोर की एक्सेस ये है डॉटेड, ठीक है। अब हमें इस एक्सेस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज इस एक्सेस से हमने एक लाइट यहाँ से प्रोपोगेट कराई, सपोज एक लाइट थीटा टू एंगल से प्रोपोगेट कराई, इस जो कि एंगल कहाँ से बन रहा है हमारा, इस एक्सेस से, कोर की एक्सेस से। तो अभी वो जो रे है हमारी एयर से है, एयर में है, और एयर से ग्लास में आ रही है, यानी कि रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है। रेयर टू डेंसर मीडियम में क्या होगी, लाइट क्या है, अपनी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, अपने नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, यानी कि ये हमारा अगर नॉर्मल है तो इसकी तरफ ये बेंड हो गई, ये बेंड हो गई इसकी तरफ, यानी कि ये एंगल अगर थीटा एंगल हम, ये बेंड हो गई, ठीक है, ये लाइट बेंड हो गई। अब ये लाइट क्या करी, इस पॉइंट डी पे पहुंची, और डी पॉइंट पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना होके वो थोड़ा सा पार्ट उसका रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और रिफ्रैक्ट होके वो क्लैडिंग में पहुंच जाएगी, रे क्या होगी, क्लैडिंग में पहुंच जाएगी, और वहां से रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल जाएगी, वहां से रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल जाएगी। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, ठीक है। यानी कि ये अगर इस पॉइंट पे हम लोग कुछ ये एंगल अगर ज्यादा रखे हुए हैं, तब क्या हो रहा है, लाइट हमारी रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल गई, तो यहाँ पे ट्रेवल की ही नहीं, रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। अब दूसरा एंगल सपोज किया थीटा एंगल है, और ये इस एंगल थीटा टू से स्मॉल एंगल है, थीटा टू से स्मॉल एंगल है, यानी कि ये इस वाली एक्सेस से थोड़ा सा कम एंगल है, और ये हमारा थीटा टू एंगल ज्यादा था, ठीक है। तो ये थोड़ा थीटा एंगल से अगर जब हम भी लाइट डालते हैं, तो अब ये क्या हुआ, ये एंगल क्या हुआ, ये लाइट जैसी डेंसर मीडियम में आएगी अपने नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, सपोज ये थीटा आर है, थीटा आर है, सपोज ये एंगल थीटा आर है। अब ये लाइट क्या किया, ये ट्रेवल की कहाँ पे, स्ट्राइक की इस रेयर टू डेंसर मीडियम के बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे स्ट्राइक की, और यहाँ पे वो क्रिटिकल एंगल बना, और क्रिटिकल एंगल से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये रेज जो है क्लैडिंग में ना जाके वापस अपनी कोर में आ गई, वापस अपने कोर में आ गई, वापस अपने कोर में आ गई, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि हो गया, क्योंकि ये पॉइंट हमारा, ये एंगल जो है क्रिटिकल एंगल पे बन गया, ये एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल पे बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस कोर में लाइट ट्रेवल कराने के लिए, इस कोर में लाइट ट्रेवल कराने के लिए, हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, 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 आवाज आ रही है? मुशीफ, ऋतिक, कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया।
हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आपको? किसी को भी आवाज आ रही मेरी? हेलो, अभी आवाज आई? हेलो, किसी को भी यस आवाज सर, आ गई। आ गई? अब बीच बीच में आवाज यस। नहीं आ रही थी क्या? नो सर। ओहो, चलो ठीक है। हम फिर से बता रहे हैं। कहाँ तक पहुंचे थे फिर हम लोग? कहाँ तक आप लोगों की आवाज पहुंची? मैं तो कंटिन्यू था, मुझे लगा कि आवाज जा रही है तो मैं तो शुरू था। क्रिटिकल एंगल पहुंचाया आप लोगों ने? क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन पता है?